नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व एमएलसी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र सिंह प्रधान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैडम क्या, जैसे मैं तो छात्र राजनीति से आया, गांव से आया निकल के। ये मलियाबाद मेरा गांव है जी। और मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से आया, बहुत गरीब परिवार से कह लीजिए। वहाँ से निकल के आया, विश्वविद्यालय आया, विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई के साथ फिर छात्र राजनीति शुरू की। और छात्र राजनीति के बाद फिर मैं बीएसपी में आ गया। बीएसपी में कई सालों तक काम किया और बीएसपी में मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, संगठन में रहा। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेटर रहा, फिर मैं एमएलसी हुआ, पीसीएफ का चेयरमैन हुआ और तमाम के जैसे जैसे जो पार्टी के दायित्व मिलते गए उस पर काम करता रहा। और काम करते करते आज आपके सामने भाजपा में हूँ। राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने का फैसला किस दिन आपने लिया कि आपको राजनीति की लाइन में आना है, और कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र? राजनीतिक सफ़र अच्छा रहा और कोई ऐसा विचार नहीं आया, ना कोई इस तरह का कोई प्लानिंग किया कि प्लानिंग करते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, ऐसा तो कोई विचार था नहीं। वो तो ऑटोमेटिक हो ही गया बस। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत करी। 1998 में आपने बसपा का दामन थामा। उसके बाद भाजपा में जाने की जो आपकी थी वो किस तरह से आया? कौन सी वो चीज़ें रहीं जिसके चलते आपने भाजपा का दामन थामा? हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने पूछी हमसे कि मैं बहुजन समाज पार्टी में, चूँकि छात्र राजनीति के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी में ही आया और एक मिशन के तहत आया था एक। और ये आया कि हम लोगों ने बड़ा काम भी किया, सामाजिक समीकरण को बैठाते हुए और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हम लोगों ने बड़ा काम किया उस पर। अंत में मुझे लगा कि शायद अब यहाँ पर वो हमारा मकसद पूरा नहीं होता दिख रहा है। और ना मुझे अब जो बहुजन समाज पार्टी पहले थी, जो बहुजन समाज पार्टी का मकसद था जी। उससे बहुजन समाज उसमें हम अब फिट नहीं बैठ रहे। या हम क्या, बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, जो उस तरह से जुड़े हुए थे लोग, जो मिशन से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें धीरे धीरे करके सब अलग होते चले गए। कुछ को तो बहन जी ने खुद ही अलग कर दिया, कुछ अपने आप अलग हो गए। तो हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के मुझे लगता तो है कि कम से कम यहाँ पर अपनी बात को आप रख सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपनी बात को एक किसी फ्रंट पे रखा जा सकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी तक तो मैंने ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक परिवर्तन को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, हम जहाँ हैं बहुत अच्छा है। हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न हो, लेकिन बसपा और भाजपा दोनों पार्टियों में आपको किस तरह का अंतर देखने को मिलता है, और क्या लगता है कि वर्तमान में जो बसपा की स्थिति है उसको देखकर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, आपने पूरी बात अभी आपको बताई कि बहुजन समाज पार्टी का मुझे लगता है कि अब आखिरी समय। अब इसके बाद धीरे धीरे अब वो खत्म होने की कगार पे जा रही। जिस तरह से नई सोच के साथ और नए जो कानूनों के साथ भाजपा सरकार लगातार जो एक के बाद एक नए कानून लेकर आ रही है और नई सोच के साथ जो अपनी पैठ बनाई है राजनीतिक, उसमें उस पर आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा लाउड बोलिए। तो नरेंद्र मोदी जी का जो है ये जो विजन है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। जो नए नए कानून ला रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए, लेने के बाद ही उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है जी। उसके तहत उन्होंने जो भी
प्रोग्राम बनाए, जो कानून बनाए, ज़्यादातर उसमें मीडियम क्लास और गरीबों के हक में। अब उसके तहत जो भी कानून बनाए, चाहे वो कृषि हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, 3 तलाक वाले में भी देखिए उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और कहीं पर भी सबने एक्सेप्ट किया, माना। कुछ लोग हो सकते हैं इसके कुछ विरोध करते होंगे लोग। उसी तरह से जो भी कानून बने हैं, जो बनाए गए इस सरकार में, वो मुझे लगता है जनहित में है। जो एक प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो सीएए को आप ले लीजिए, शाहीन बाग में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, आप किसान बिल को ले लीजिए, आज भी किसान लगातार 14वें दिन भी धरने पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ये कह सकते हैं विफलता, आप कह सकते हैं कि जो समझाने में एक, या तो वो समझा नहीं पाते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप। नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार की विफलता नहीं है ये सरकार की सफलता है। इसलिए कि जो हमने आपसे कहा ना कि जो सरकार कानून बनाती है, जो भी मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं वो जनहित में बनाए, तो जो विपक्ष के लोग हैं उसको बेवजह हवा देते हैं। और विपक्ष का काम है तोड़ मरोड़ के कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि उसका विरोध करते हैं, और विरोध जो सही तथ्यों पे नहीं होता। इसलिए कोई कानून न जल्दबाजी में हुआ, न जल्दबाजी में कोई लागू हो रहा है। देश का सबसे बड़ा विषय इस समय किसानों को लेकर 3 ऑर्डिनेंस लोकसभा से बिल के रूप में पारित हो गए, तो आपको किसान बिल को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी समझ से किसान बिल जो है वो किसानों के हित में है जी। अब कांग्रेस या जो भी विपक्षी दल लोग हैं वो उसको बिना वजह किसानों को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो किसान वहाँ पर बैठे हैं वो इस बिल को समझ ही नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ तो है कि वो समझाने की ही प्रयास किया, समझाने का प्रयास इसे हो रहा है, तो अब कोई समझाने का समझना चाहेगा, जब ये समझाने वाले लोग समझने नहीं दे रहे हैं किसानों को। तो छठे दौर की लगातार जो ये वार्ता हो रही है उसके बावजूद भी किसान एक संघर्ष पर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए नहीं निकल पा रहा है ना कि एक तरफ हम अगर समझाने का प्रयास करते हैं तो दूसरा आदमी दूसरी चीज ले आता। देखिए ये जो किसान बिल आया है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है कि किसानों के हित में। अब पहली बात तो ये समझिए कि किसान भी 2 प्रकार के हैं। एक तो बड़े किसान हैं, आप उनको किसान मानेंगे कि जो 1000 एकड़ वाले हैं, या 1 बीघे से 1 एकड़ से 10 एकड़ के बीच वाले किसान हैं। तो सरकार ने जो वो देखा है इसमें फ़ायदा किसका हो, उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या में तो 1 एकड़ से 10 एकड़ के बीच वाले लोग हैं। एक्चुअल में किसान तो वही हैं, खेतों में काम वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, तो उनके हित में सरकार ने कानून बनाया। लेकिन उसमें जो बड़े किसान हैं, जिनको किसान न कहिए, वो तो बिजनेसमैन है, जो 1500 एकड़ वाले, 1000 एकड़ वाले लोग, वो लोगों को परेशानियां हो रही। तो किसान को बहुत, जो एक्चुअल में किसान है, जो वास्तव में किसान है, उसे बहुत परेशानी नहीं है, परेशानी इन बड़े लोगों को है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो लगातार कह रही हैं कि काला कानून है और ये किसान के हित में नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई कानून में कोई खामियां हो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उस पर सरकार इस बात पे तैयार तो है भाई कि आप अपना कुछ सुझाव दीजिए, क्या आप चाहते हैं। लेकिन वो लगातार सुझाव दे रहे हैं, लेकिन कोई एक ना, पहले तो वो ये सुझाव दे रहे थे, कह रहे थे कि एमएसपी खत्म कर दी आपने। एमएसपी जब सरकार ने कहा नहीं, हमने एमएसपी खत्म नहीं की, एमएसपी सेट करने की बात हो रही है, तो वो इस पे भी अब कहाँ, अब तो वो पूरी बात कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस लीजिए। उसमें सुधार की कहाँ बात कर रहे हैं किसान लोग जो बैठे हैं। मैंने कहा ना, जो लोग बैठे हैं, आज मैं आपको बता दूं कि जितने जो हरियाणा पंजाब के किसान ज़्यादातर वहाँ हैं, उसमें एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ 6% लोगों को होता है। सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जिनको उस एमएसपी का फ़ायदा होता है। उसका कारण यह है कि जो छोटे किसान हैं, जो मेहनत करते हैं, जो खेत में अपना अनाज उगाते हैं, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसका कारण ये कि ये लोग उनको एक उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि किसी को 1000, 2000, 10,000, 50,000 रुपये दे करके
उनको बांधे हुए हैं और वो बंधे हुए हैं। जब उनका गेहूं धान या कोई फसल तैयार होती है वो फिर उनसे अगर MSP 19 रुपये है तो उनसे 14 रुपये में 13 रुपये नहीं, तो इसीलिए तो एक कानून लाने की बात हो रही कि MSP सेट कर दी जाए कि इतने के सेट करने पे वही तो इसी को तो सरकार ने किया है कि उन लोगों को इसका फायदा मिल जाए। और उनको कैसे फायदा मिले, हो सकता, मैंने आपसे कहा ना कि हो सकता है कुछ ऐसी कमी रह गई हो जिसको सरकार सुधारेगी, सुधारने को तैयार है। लेकिन किसान तो इस बात पे तैयार नहीं है। संगठन के लोग ये तो कह रहे हैं कि इनको कानून को ही वापस लो। कानून वापस लेने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि MSP सेट कर दी जाए, एक कानून बना दिया जाए MSP को लेकर, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बना दिया जाए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नहीं कह रहे, अब तो वो इस बात को पहले कह रहे थे। जब सरकार इस पे तैयार हो गई तो वो कह रहे कि नहीं साहब हम तो इस पे मानेंगे ही नहीं, हम तो पूरा कानून वापस लीजिए, इसके नीचे कोई समझौता नहीं। इसलिए समझौता नहीं हो सकता कि वहाँ दूसरे दल के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग उसको हवा दे रहे हैं कि किसी तरह समझौता हो ना, एक स्थिति बनी रहे। और अगर ये इसी तरह जिद करते रहेंगे तो ये निश्चित मान लीजिए जो छोटे किसान हैं उनका एक भारी नुकसान कर रहे हैं लोग। भंडारण की बात हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती की जो बात हो रही है, भंडारण की बात होगी, बहुत से लोग आ जाएंगे तो जो भी जमाखोरी बढ़ेगी इससे, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात चल रही है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? कि जमाखोरी तो नहीं बढ़ेगी, उसका कारण ये है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट खेती का सवाल जो है जी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में आज कोई भी धान उगाता है, गेहूं उगाता है या कोई और फसल उगाता है, उससे अगर किसान 1 लाख रुपया पैदा करता है तो इस तरह की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो जड़ी बूटियां पैदा करती हैं, तमाम दवाओं के काम आने वाली फसलें उगाते हैं, तो वो उनकी कीमत ज़्यादा होती है। सरकार की ये मंशा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं। सरकार की ये मंशा है कि किसानों की आय हम 2022 तक 2 गुनी करेंगे, उसी के पीछे उनका ये काम कर रही है सरकार। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसान से 5 एकड़ वाले से, 2 एकड़ वाले से, 10 एकड़ वाले किसान से अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको ये फसल उगानी है, हम आपकी फसल खरीदेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। जब उस पर साइन करे, एग्रीमेंट करेगी, तो किसानों का नुकसान कहाँ होगा? उससे तो 2 गुने फ़ायदा होगा ना। अगर कोई धान उगा करके पैदा करके 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसी 5 एकड़ में वो 5 लाख रुपया कमा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना, किसानों की लगातार मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती जो बात हो रही है उसको खत्म किया जाए, टैक्स फ्री मंडी की जाए। इन सब चीजों को लेकर जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। लेकिन इस बीच जो बिचौलियों की बातें सरकार लगातार कर रही है कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को ला रहे हैं, तो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी तय होगा, जो भी रखा जाएगा, उसके बाद प्राइवेट कंपनियां उस पर कितना लेती हैं? बात आप छोटे किसानों कर रहे हैं जो 80% भारत में है, लेकिन क्या उनको सच में फायदा होगा? क्योंकि वो तो एक छोटी बीघा जमीन पर अपने खेती करते हैं, उसके बाद जाके मंडियों में जाके आसपास की बेच आते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियां हो जाएंगी और किसी भी देश में जाके आप बेच सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हर चीज एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का जो है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे एक फ़ायदा किसानों को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने किया है कि सारी मंडियां एक साथ खोल दिया कि कोई भी, अब उत्तर प्रदेश में अगर हम हैं तो उत्तर प्रदेश की मंडी के बजाय हम किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकते हैं। किसान इस काम के लिए फ्री है जी। तो उससे एक फ़ायदा, अगर हमारा कोई आलू, मान लीजिए हमने आलू पैदा किया और वो आलू अगर यहाँ पर 20 रुपये किलो है और जाकर के बॉम्बे में वो 40 रुपये किलो बिक रहा है, तो वहाँ की मंडी में हम बेच सकते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा मिलेगा ना। लेकिन वो उस मंडी तक पहुँचने का जो ट्रांसपोर्ट लगेगा, जो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट भारत में है, वो कौन पूरा करेगा? तो ट्रांसपोर्ट से मिलाकर के आदमी ले जाएगा, ये जरूरी थोड़ी है मंडी को ही आदमी आज 10 रुपये। तो यही तो प्राइवेटाइजेशन की मनमानी कैसे मनमानी आप पूरी करेंगे? ना, इसमें लोगों को गलत समझाया जा रहा है। इसमें मनमानी का
कैसे हो जाएगी आप बताइए। अगर हमारा खेत में आलू का कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो प्राइवेट कंपनियां एक सेट कर लेंगी ना कि हमें इन किसानों से धान खरीदनी है, हमें नहीं खरीदनी। आप प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जोर नहीं दे सकते वो कि वो किससे खरीदे किससे ना खरीदे और कितने मूल्य पे वो उनकी धान खरीदे। तो इस चीज को सरकार कैसे? हाँ, अभी सरकार ने ये कहा है एमएसपी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, एमएसपी पे इससे नीचे हम नहीं कर रहे हैं। इसको कहाँ कर रहे हैं? नहीं, इसी को लेकर कानून बनाने की बात चल रही है, लेकिन कानून अभी फिलहाल एमएसपी के नीचे तक, अगर मूल्य से नीचे अगर कोई किसान से प्राइवेट कंपनी जबरदस्ती उससे कम मूल्य देती है तो इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानूनी प्रावधान है, उसको उसमें सुधार हो सकता है, उस पर तो सरकार तैयार है। अगर लेकिन वो तैयारियों पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। हालांकि आगे किसान नहीं, जो किसान संगठन है किसान नहीं कहेंगे कि किसान बेचारे निर्दोष है, किसान असली में वो है ही नहीं। जो लोग किसान यूनियन जो उनसे वही तो आगे बात बढ़ने नहीं दे रहे हैं ना। कहीं सरकार तो तैयार है, सरकार तो 6 बार बैठ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसके चलते ही किसान की जो बातें हैं, चाहे वो साहब ऐसा है कि जब एक टेबल पे बैठेंगे आप, अगर आप अपनी ही बात रखना चाहेंगे, खाली किसी की आगे सुनेंगे ही नहीं तो बात नहीं बनेगी। अगर आप इस बात पे ही जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं पहले कानून वापस लीजिए और हम बाद में आपका सुझाव मानेंगे या हम बाद में संशोधन करेंगे मानेंगे, पहले तो इसको वापस ले लीजिए। अभी तो किसान लोग यही, किसान यूनियन जो हैं वो यही कह रहे हैं ना। तो यही तो विफलता आती है कि आप कोई बिल लेकर आ रहे हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, वो क्या कितना सही होगा, उसमें क्या चेंजेस है, इकोनॉमिक टर्म्स हमारे क्या हैं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ेगी, भाजपा सरकार कह रही है कि इस बिल से, लेकिन किसानों का ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्या मतलब? उन्हें अपनी फसल उगानी है, उन्हें बेचना है, बात खत्म। तो उनका ऑनलाइन ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर क्या चीजें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं तो कमियां आई हैं, जिसकी वजह से सरकार अपनी बातों पर हर बार कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में रहती है, चाहे वो सीए हो चाहे एनआरसी हो। लोगों के मन में वो एक फाइल क्लियर नहीं हो पाती है, जिसके चलते ही इतने दंगे और इतने जो प्रदर्शन होते हैं, जिसके चलते होते हैं। प्रदर्शन, धरने या जो बवाल कराए जाते हैं जी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो 3 तलाक बिल हो, सब पे एक साजिश के तहत लोगों को ये फसाद खड़े किए जा रहे हैं। जो आम आदमी है जी, आम आदमी को इससे कोई परेशानी नहीं है। जिनके हित में वो कानून बनाए गए उनकी परेशानी, 80% लोग उससे संतुष्ट, 20% जो किसी न किसी राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं वही उसका प्रोपोगंडा करके एक रूमर फैलाते हैं। लेकिन जो तहसील स्तर पर जो अल्प स्तर की व्यवस्था है धान को रखने की और ये सब चीज़ों की, इसको लेकर आपका क्या कहना है कि अभी तक लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं कि वो अपने धान को सही से रखे? कई धानों की फसलें जो है, कई क्विंटल वो बर्बाद हो जाती हैं बारिशों की वजह से, मौसम जो चेंज होता है उसकी वजह से। उसको पे क्या कहना है? देखिए कीर्ति जी, ये नहीं है, किसानों से सरकार उनकी धान भी खरीदती है, गेहूँ भी खरीदती है, मक्का भी खरीदती है, जो भी फसलें होती है उसको खरीदती। तो किसानों का बर्बाद नहीं हो रहा है, वो तो किसानों से खरीदती है सरकार। उसके बाद एफसीआई के गोडाउन में या और भी गोडाउन बने उनमें रखती है। उसमें अगर कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं और उनकी धान या गेहूँ कोई भी अनाज सड़ता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब तो लगभग वो इस तरह के गोडाउन भी बनाए जा रहे हैं जिसमें अनाज खराब ना हो। लेकिन जो क्रय केंद्र बनाए गए हैं और इन सब का क्या मतलब, अगर आप कोई चीज़ प्राइवेट करने जा रहे हैं, जैसे कि बीजेपी सरकार में हर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के दौर पे ही चली जा रही है, चाहे रेलवे को ले लीजिए, उड्डयन मंत्रालय को ले लीजिए, ये एक तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। तो क्या सरकार सक्षम नहीं है या क्या चीज़ें सामने आ रही कि जो इतना प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो लोग कहते हैं कि भाई इस पे हो रहा है जी, लेकिन इसकी और खामियां भी तो आप देख लीजिए कि जहाँ पर जो चीज़ें सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी जी उस तरह से जब कोई दिक्कत उनको होती है, अगर किसी को आम आदमी को, तो जो प्राइवेट चीज़ें हो गई वो कैसे ठीक हो जाती हैं, सरकारी कितनी बदहाल हो जाती है। तो यही चीजें तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो सरकारी योजनाएं आज तक गांव तक नहीं पहुंचती है, लेकिन
प्राइवेट करने से आम जनता को उससे अच्छी सुविधा मिल जाती है, तो उसमें क्या गलत है? तो यही तो सरकार की विफलता थी कि सरकारी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जियो के सिम ले लीजिए या आप पबजी ले लीजिए, हर गेम चाइनीज मोबाइल तक गांव गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन सरकारी योजनाएं आज भी गांव गांव तक, चाहे वो शौचालय ले लीजिए, घोषणा पत्र में आपने बोला कि हर चीजें पहले आ जाती हैं, तो क्या वो घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाती? जिस तरह से शौचालयों का जो टेंडर पास हुआ था वो उनके कागजों पे अगर आप जाएंगे तो कागजों पे तो हर जगह जा चुका है, लेकिन अगर हम निरीक्षण करने निकलते हैं और हम जब जमीनी स्तर पर देखते हैं तो वो गांव आज भी उसी बदहाली में है। नहीं, शौचालय के लिए तो अब टेंडर की व्यवस्था नहीं है जी। शौचालय तो अब सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। तो अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का ये भी एक विजन था जी, जो जीरो बैलेंस पे उन्होंने खाते खुलवाए, और खुलवाने के बाद सीधे जो आज लाभार्थी के खाते में ही पैसा जाता है। चाहे शौचालय का पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में 4,000, 3,000, 2,000 रुपये शौचालय दिए देते थे, जिसमें वो बन ही नहीं सकता था। जब बन नहीं सकता था तो आज उसका दाम भी बढ़ा दिया, कि अब तो 12,000 रुपये देने लगे उससे, और वो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे गरीबों के लिए काम किए हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था है, हर घर को बिजली देना, हर घर को गैस कनेक्शन देना। तो इस तरह से तमाम काम किया अभी कोरोना काल में। लेकिन ये योजनाएं, वही तो मैं कह रही हूँ, ये योजनाएं क्या सिर्फ कागजी पन्नों पर ही सीमित रही? ये तो हकीकत में दिया है। जिस तरह से किसान बिल को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि ये किसान हित में है या फिर सिर्फ मात्र एक राजनीति? ये सब किसानों के हित में नहीं है पार्टियां। इनको किसानों के हित अहित से कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, ये इनका मकसद है। इनका किसानों के हितैषी नहीं है ये सब। अगर हितैषी होते तो ये उन किसानों के हितैषी हो सकते हैं जो 1,000 एकड़ वाले लोग हैं, लेकिन ये छोटे किसानों के हित में कतई नहीं है। और जो ये बिल आया है ये छोटे किसानों के हित में आया है। चलिए, तो ये छोटे किसानों के हित में है, हालांकि इनका सीधा फायदा किसानों को हो, इसलिए ये बिल आया। किसानों को इस बिल का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार है और लगातार योगी सरकार राम मंदिर का वो फैसला हो या कुछ भी हो उस पर खड़ी दिखी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है और किन चीजों पर आगे बढ़कर बीजेपी सरकार आगे काम करने वाली है? देखिए, पहले तो ये आप मत कहिए कि राम मंदिर के वजह से 2022 में सरकार आने वाली नहीं। 2022 मैं राम मंदिर का मुद्दा पूछ रही हूँ कि क्या वो आपके भाजपा सरकार के पक्ष में जाने वाला है, कैसे कुछ लाभ मिलेगा? ये देखो, ये तो एक लोगों की भावनाओं जी का मामला है, और ये इससे तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के लोग भगवान राम को राम भगवान मानते हैं जी। वो तो एक आस्था का प्रश्न है, और आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ये एक विषय अलग है। लेकिन सरकार ने जो काम किए जी, राम मंदिर से का काम किया वो अलग बात है, वो तो कोर्ट से जजमेंट हुआ। लेकिन जो गरीबों के हित में काम किए हैं उसके बल पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आगे क्या मुद्दों पर काम करने वाली है और आगे किन मुद्दों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ने वाली है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार, एक तो पहली बात ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी अलग है और सरकार अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन काम करता है वो संगठन का अपना काम है, जो पूरे लोगों को जागरूकता पैदा करना सरकार का काम है कि सरकार जनहित में काम करे। तो जनहित में जो काम हो रहे हैं सरकार में, इस सरकार में, उसके दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं। किसान बिल को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या इससे नुकसान उठाएगी? मैंने तो आपको पहले ही कहा मैंने कि जो किसान संगठन लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान हितैषी लोग नहीं कर रहे, ये अपने हित में, जो बड़े लोग हैं वो अपने हित में कर रहे हैं। इससे
जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो एक्चुअल में मेहनत करता है, जो मेहनत कर लोग हैं, जो खेती किसानी करके अपना जीविका चलाते हैं, उन लोगों को इससे 1% भी कहीं कोई नुकसान नहीं, इससे बल्कि फ़ायदा होने वाला है। इसलिए वो इन सबसे नहीं जुड़े हुए हैं और न इस सरकार का वो विरोध करेंगे, न कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर आपको क्या लगता है कि प्रदेश की योगी सरकार किस हद तक सफल रही है? देखिए, जितना हमारे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जितना कोरोना के संबंध में काम किया है, ये तो पूरे देश में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उस पर समय समय पे मॉनिटरिंग करना, पर डे प्रतिदिन उनका इस पे एक रहता है कि प्रतिदिन लोगों को अपने 11 टीम जो बनाई है उन्होंने 11 अधिकारियों को लेके, उसको लेकर रोज जिला अधिकारियों को, सारे अधिकारियों को एकदम लाइनअप कर रखा है। जितना उस पर इन्होंने काम किया उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा है और काफ़ी कम हो रहा है। साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से योगी सरकार अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी जो लगातार दिखाई देती है आगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है कि जो इस प्रदेश में एक गुंडा राज कायम हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी 2017 के इलेक्शन में, उन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और कहा था कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और ये हमारे मुख्यमंत्री ने साबित भी कर दिया कि अपराध मुक्त हो गया। बड़े बड़े चाहे गुंडे माफिया जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे, जो बड़े बड़े माफिया लोग थे, वो सब आज कहाँ हैं? आप भी देख रहे होंगे, सब जेलों में हैं या जेल के बाहर हैं या प्रदेश के बाहर हैं। अब उत्तर प्रदेश में आना तक नहीं समझ चाह रहे, किसी अपने जुगाड़ गुड़ा गणित करके लोग दूसरे प्रदेशों की जेलों में बंद हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध करने वाले को उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ये साबित कर दिया। अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में सर आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र सिंह प्रधान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान बिल एकदम किसानों के हित में है। हालांकि भाजपा सरकार जो है वो लगातार किसानों के लिए और तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए काम करती चली आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।